हाँ तो नमस्ते बच्चों। मैंने ये बताया कि हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य में कई विधाएं हैं जो अपनी अपनी विधाओं में लेखक अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। विधा मतलब तरीका, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, संस्मरण है। उसी प्रकार यह जो विधा है जो आप अभी शीर्षक देख रहे हैं लहासा की ओर, यह है यात्रा वृत्तांत। जब लोग कहीं सफर करने जाते हैं, सफर के दरमियान वह जो अनुभव करते हैं उसको लिखते जाते हैं। लेखकों की यह प्रवृत्ति होती है, कवियों की यह प्रवृत्ति होती है कि उनके साथ कलम और कॉपी साथ साथ रहते हैं। जहां भी कुछ अनुभूति हुई उसको वो तुरंत लिख लेते हैं। तो लहासा की ओर लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। ये कई भाषाओं के जानकार थे और इनका घुमक्कड़ी जीवन ही इनका घुमक्कड़ी में बीत गया। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आता है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के पंदहा नामक गांव में हुआ। आपको किसी भी कविता कहानी को पढ़ने से पहले लेखक परिचय, कहानीकार का परिचय या कवि का परिचय जानना अनिवार्य है, क्योंकि उनके परिचय के दरमियान उनकी रचनाओं का वर्णन आएगा और तब विषय वस्तु को समझने में ज्यादा आसानी होती है। और इससे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनके जीवन से संबंधित प्रश्नों को जानने में भी रुचि रखिए। लहासा का मतलब, लहासा एक जगह का नाम है। लहासा का कोई अर्थ, लहासा एक जगह का नाम है। जैसे आपके गांव का नाम होगा, उसी तरह लहासा एक जगह है, स्थान है ना। अब जो तिब्बत में पड़ता है, लहासा तिब्बत में पड़ता है, हमारे भारत में नहीं पड़ता। तो यहां हम चले कि राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका जीवन भर घुमक्कड़ी ही रह गया और उसी के दरमियान वो अच्छे लेखन करते रहे, जिसके कारण वो हिंदी साहित्य ही नहीं कई भाषाओं के साहित्य के जानकार थे, लेखन करते थे। कई भाषाओं के जानकार होने के कारण उनमें विद्वत्ता काफी थी और वे हिंदू धर्म से बाद में बदलकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे, है ना। ऐसे उन्होंने काशी, आगरा, लाहौर, क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, तो लाहौर भी हमारे भारत का ही एक अंग था, जिसके कारण ये 3 जगहों पर शिक्षा ग्रहण की। सन 1930 में श्रीलंका की भी यात्रा की और वहीं जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यह हमारे भारत की विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए, कि जिस धर्म का
जन्म यहाँ हुआ। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पूरा विकास यही हुआ कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे, प्रणेता थे भगवान बुद्ध, उनको ज्ञान हमारे बिहार में ही मिला। फिर भी भारत में बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों की संख्या कम है, जबकि ये भारत की उपज है। लेकिन दुर्भाग्य है, और दूसरे देशों में बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या बहुत ज्यादा है। चीन, जापान, श्रीलंका, मॉरिशस कर रहे हैं, म्यांमार, इन सबों में देखिए बौद्ध लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बौद्ध धर्म अपना लिए। आप ये भी जान रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अंत में अपना लिया था। हिंदू धर्म के पाखंड से प्रताड़ित होकर, इसमें छुआछूत, जाति भेदभाव से तंग आकर वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो प्यारे बच्चों, उनकी केवल हिंदी ही नहीं, जबकि ये पुरानी भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जो हमारी हिंदी भाषा के विकास से पहले की भाषा है। क्योंकि आपने पढ़ने के क्रम में देखा है कि संस्कृत जो सबसे पुरानी भाषा है, उससे विकसित होकर पाली बनी, पाली से थोड़ा प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से तब जाके हिंदी आई। लेकिन हमारे जो ये लेखक हैं, प्राकृत भी जानते थे, पाली भी जानते थे, अपभ्रंश भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। उसके अलावे विदेशी भाषाओं में तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी, ये सब भाषाएं भी वे जानते थे। इसीलिए इनको महापंडित कहा जाता था। आप देखते हैं कि हमारे पंडित जी कितना जानकार होते हैं, फिर भी हम उनको पंडित पंडित जी कहते हैं। भले ही पंडितई उनमें है या नहीं, या जाति के नाम पर हम उनको पंडित जी कहते हैं, पंडित का गुण उनमें है भी या नहीं, हम इस पर गौर नहीं करते। अब यहाँ उनको महापंडित कहा गया, किनको? राहुल सांकृत्यायन जी को। उनकी प्रमुख रचनाओं में है मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग में है, 1-2 भाग में नहीं। उसके बाद है 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र आदि, ये इनकी पुस्तकें हैं जी जो उन्होंने लिखी। साहित्यिक विशेषताएं क्या है, इनके साहित्य की क्या है विशेषता? राहुल सांकृत्यायन का यात्रावृत्त लेखन में अन्यतम स्थान है। यात्रावृत्त मतलब यात्रा का वृत्तांत लिखना, कहीं गए तो उसका क्या अनुभव किया जीवन में, उसको वो जरूर लिखते रहे। मुख्य रूप से वो यात्रावृत्त ही लिखते थे। अपने घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से उन्होंने मंजिल की अपेक्षा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बना दिया। अब एक किताब है उनकी, घुमक्कड़ शास्त्र। इसमें उनके घूमने का क्या उद्देश्य था वह नहीं लिखे जी। घूमने में
अनुभव हुआ उसको वो लिखते थे, जिसे लोग यही समझने लगे कि घुमक्कड़ी का क्या उद्देश्य है, अपना अर्थ निकाले लोग। इससे होने वाले लाभ का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। यह जान लीजिए कि घूमना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। घूमने के क्रम में हम वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ के खान पान, रहन सहन सबको नजदीक से देखते हैं, और नजदीक से देखने के क्रम में हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अगर हमें जिज्ञासा हो तब। और हर व्यक्ति को जिज्ञासु होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वह जिज्ञासु नहीं होगा, उसमें कुछ सीखने की ललक नहीं होगी, वो कुछ सीख नहीं सकता। कि हम स्वयं जान जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो जहां भी आप जाए, अपने किसी भी कर कुटुंबों के पास जाने का मौका मिले तो आप वहाँ के परिवेश को देखिए, पारिवारिक वातावरण को देखिए, वहाँ के रहन सहन को देखिए, बात व्यवहार को देखिए, तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिल जाएगा। तो यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लोग यही बात सीखते हैं कि लेखक जब वहां गए तो उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या कष्ट हुए, क्या उनसे फायदा भी हुए, क्या सुखद रहा। इससे होने वाले लाभ का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ के जन जीवन का भी उल्लेख किया है। भौगोलिक मतलब वहाँ की बनावट कैसी है, वहाँ के खेत कैसे हैं, वहाँ जंगल कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, वहाँ की नदियाँ कैसी है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, ये सारा लिखा है। इनकी भाषा शैली जो है, मतलब उनके लिखने का तरीका, भाषा शैली कहते हैं लिखने के शैली को, वो क्या है, सरल, सहज और प्रभाव उत्पादक। यानी सरल है, आसान है कि हम उनकी भाषा को आसानी से समझ लेते हैं। सहज है, जो साधारण वे में मिल जाता है वही है, कोई कठिनाई नहीं है। साथ ही प्रभाव उत्पादक, हमारे दिलो दिमाग पर प्रभाव देने वाला। अब देखिए इनकी रचना में आंचलिकता, आंचलिकता होती है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली। जैसे कि आप आते हो अपने घर से, सकरा की बोली बज्जिका है, और वही मुजफ्फरपुर जिला को पार करके आप समस्तीपुर जिला में प्रवेश कर जाते हो तो उसमें मैथिली का प्रभाव हो जाता है। तो ये आंचलिकता। फिर वहाँ के थोड़ा सा रहन सहन में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यानी 4 कोस यानी आपका 13 किलोमीटर के अंतराल पर पानी का स्वाद बदल जाता है, और 8 कोस अर्थात 25-26 किलोमीटर पर लोगों के बोल बदल जाते हैं। बोलने का तौर तरीका, जैसे हम यहाँ बज्जिका बोलते हैं तो मिथिलांचल में मैथिली बोलते हैं, और फिर भागलपुर तरफ चले जाइए तो वहाँ की भाषा अंगिका हो जाती है, बेगूसराय वाले लोगों की। देखते हैं कैसे बोल होते हैं। तो 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। तो इसका भी प्रभाव इनके भाषा में मिलेगा। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है लिखने के क्रम में। जान लीजिए कि वो तो विदेशियों
विदेशी भाषाओं को जानते थे। अंग्रेजी भी तो विदेशी भाषा ही है, लेकिन हमारे यहाँ घुल मिल गई है। अब हमको उसके बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जब उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो जीवन के विकास में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये था लेखक का परिचय। अब आइए इस यात्रा वृत्तांत में कुछ कठिन शब्द आएंगे जिसको आप जान लीजिए। जैसे डारा, डारा कहते हैं ऊंची जमीन को। हमारे यहाँ जिसको डीह कहते हैं, गांव का डीह जो होता है सबसे ऊंची जमीन होती है। हर गांव में एक जगह होता है डीह, जो बूझ लीजिए कि वो पूरे गांव से ऊंची जगह है। डारा मतलब ऊंची जगह। थोंगला, थोला एक अंगा है। अंगा का मतलब है ये अनुस्वार। ये संस्कृत से मिली जुली भाषा, तिब्बती भाषा है। इसको कहते थोला। थोला तिब्बत का एक स्थान है। एक स्थान का नाम जो तिब्बत में है, एक स्थान का नाम। भोटे, देख लीजिए ये शब्द सब क्या है। भोटे टीला नुमा ऊंचा स्थान। टीला नुमा ऊंचा स्थान। कंडे उपला या गोईठे। हमारी देहाती भाषा में बजिका में गोईठा, जो गोबर को थोक के बनाया जाता है, उसको कंडा भी कहते हैं, उपला भी कहते हैं, गोईठा भी कहते हैं। ये सारे बहुवचन में है। कंडे, उपले, गोईठे। सत्तू आप सभी जानते ही हैं। थुक्पा, थुक्पा एक खाद्य पदार्थ है। एक खाद्य पदार्थ है। या एक थुक्पा जो है केवल तिब्बत में खाया जाता है, जिसमें मूली, हड्डी और मांस, हड्डी के चूर्ण मांस के साथ पतली लेई के तरह पकाया रहता है, जो हमारे यहाँ के वैष्णव आदमी नहीं खा सकते, है ना। जो शाकाहारी हैं वो उसको नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें हड्डी और मांस, हड्डी का चूर्ण और मांस के टुकड़े डाले रहते हैं। गंडा, मंत्रोच्चारित
मंत्रोच्चारित धागा। गंडा आप लोग भी पंडित जी से बनवाते हैं, जिसको अपने देहात यहाँ कहते हैं रक्षा सूत्र। गंडा अपने यहाँ पहनते भी है, गर्दन में उसको बोलते हैं, लेकिन ये गंडा कहने का मतलब है वो गर्दन में नहीं बल्कि हाथ में बांधा जाता है, जो अपने यहाँ रंगीन धागों से पंडित जी बांधते हैं, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। तिब्बती भाषा में वो गंडा लाल कपड़े का होता है, जो हाथ में ही बांधा जाता है, कलाई में ही बांधा जाता है। चीरी, फाड़ी हुई, फाड़ी, चीरी। चीरी आप जानते हैं, कहते हैं कपड़ा को चीर दिया, फाड़ दिया, यानी चीरने का तात्पर्य फाड़ने से मतलब है। तो चीरी हुई कपड़े की यानी फाड़े हुई कपड़े की गंडा है ना। जैसे कपड़े को एक रंगा ले लिया और पतला पतला चीर लिया, वही हो गया गंडा। भड़िया, भड़िया पहले होता था जो भार ढोता था, कंधे पर सामान रख के। बांस की लाठी होती थी लचीली, जिससे दोनों तरफ सामान बांध के रखा रहता था, और वो चलने के क्रम में बांस में लचीलापन होता था, उस फट्टे में लचीलापन होता था, जिसके कारण भार का उठना गिरना वो भड़िया को बड़ा आसान होता था। आज से 10, 15, 20 साल पहले ये भड़िया का महत्व था, जब इतनी गाड़ियों का विकास, सड़क का विकास नहीं हुआ था, तब भड़िया का महत्व था। तो भड़िया मतलब भार ढोने वाला। सुमति, सुमति मतलब होता है अच्छी मति वाला, अच्छा ज्ञान वाला। लेकिन यहाँ सुमति जो है बौद्ध भिक्षुक है, जो लेखक का मित्र भी है, साथ गया है। द्वैनक्विस्टो, यह जो है एक लेखक थे, वो स्पेनिश उपन्यासकार का हीरो थे। एक स्पेनिश उपन्यास के हीरो थे डॉन क्विक्सोटो, यानी एक कठिन शब्द हुए। फिर अब आगे जो आएगा उसमें आपको कठिन शब्द जो बीच बीच में आएगा उसको बताया जाएगा। इतना को तो आपको जान लेना ही होगा। तो अब हम चले, लेखक जो हैं हमारे भारतीय लेखक प्रथम तिब्बत यात्रा पर गए हैं। अभी भी अगर आप टीवी और समाचार पत्र से मतलब रखते होइएगा तो मानसरोवर के लिए एक नए सड़क का सृजन हुआ है, जो अपनी भारत की सीमा से होते हुए जाती है, जिसको नेपाल में विवादास्पद चीन के इशारे पर घोषित किया है कि मेरी भूमि से होके जा रहा है, जबकि यह 100% भारत अपनी जमीन पर बनाया है। पहले नेपाल और तिब्बत के माध्यम से वहां पहुंचा जाया जा सकता था, अब अपनी भूमि से खुद जाएगा मानसरोवर पर, जिसे चीन के इशारे पर नेपाल ने विवादास्पद करार कर दिया है। तो ये लेखक हमारे जो हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उनकी पहली तिब्बत यात्रा थी। तिब्बत जो भारत का एक तरह से शरणागति चाहता है, शरण में आना चाहता है, भारत से कहता है मदद करो,
और वह स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता है, जिसे चीन ने अपने अधीनस्थ बना के रखा है। चीन की यह जो नीति है कि छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने अंडर कर लेना, अपनी सीमा रेखा में मिला लेना, उसकी ये प्रवृत्ति से तिब्बत वाले लोग परेशान हैं और भारत से बराबर आशा रखते हैं कि भारत के लोग हमें मदद करें और उनसे हमारी रक्षा करें, स्वतंत्रता दिलाएं। लेखक सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था, क्योंकि नेपाल के रास्ते ही वो सड़क वहां जाती थी या रास्ते जाते थे। उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था। यह उस जमाने की बात है जब 1930-29 में भारत गुलाम था और गुलामी अंग्रेजों के चंगुल में हम सभी फंसे हुए थे, तो तिब्बत जाना भारतीयों को रोक था। अगर कोई जाते भी भारतीय तो अपना भेष बदल के जाते थे, अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार खाना कपड़ा में नहीं जा सकते थे, क्योंकि भारतीयों को जाना मना था। उन्होंने भिखमंगा का ढोंग किया। देख लीजिए, लेखक इतने बड़े लेखक और भिखमंगा का रूप बना के तिब्बत गए और इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी लहासा के बारे में अविनाश जो आप जानना चाहे थे, लहासा तिब्बत की राजधानी है। तो तिब्बत में वहाँ के रहन सहन कैसे हैं, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, इसके बारे में यह गुलाम क्या बात है जो ये समझ में नहीं आ रहा है। समझने की बात यह है कि अभी हम भूमिका में ही चल रहे हैं, पाठ आपका शुरू नहीं हुआ है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा का वर्णन, कहीं सफर कर रहे हैं, सफर का वर्णन करना है। तो ये आपके मूल पाठ पर नहीं आया गया है, अभी तक लेखक का परिचय हुआ है, फिर इस यात्रा वृत्तांत की भूमिका बताई जा रही है, बैकग्राउंड बताया जा रहा है, जो आपके न समझ में आने का कोई कारण नहीं है। अगर पाठ के मूल बिंदु पर जब हम आएंगे, जो शब्द नहीं समझ में आएगा उसे मैं विविध तरीकों से समझाने का कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आप ये बैकग्राउंड को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अभी आपका पाठ प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी मात्र भूमिका ही बताई जा रही है लेखक परिचय के बाद। समझे? धन्यवाद। तो ये हम तिब्बती समाज, तिब्बत जो अभी चीन के कब्जे में है, चीन उसे अपना राज्य बनाना चाहता है, जो चीन विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कभी कभार हमारे भारत के कुछ भागों पर भी कहता है कि यह मेरा है, जैसे तिब्बत की तरह अरुणाचल, हमारे भारत का अरुणाचल। हमने कहा ना कि क्या बात है जो समझ में नहीं आ रहा है। हम समझा रहे हैं कि यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत मतलब होता है अगर कोई लोग सफर करते हैं तो चलने के क्रम में तुम अगर चले ढोली से और दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के क्रम में तुम्हें ढोली से लेकर दिल्ली तक
पहुंचने में क्या क्या परेशानी हुई या क्या क्या दृश्य तुमने देखा, क्या सुखद अनुभूति हुई, इसी को लेखक बताते हैं। फिर दिल्ली पहुंच गए तो वहां उनका रहन सहन कैसा रहा, उन्होंने वहां का वातावरण क्या देखा, वहां के दर्शनीय स्थल कौन कौन से थे, इन सबों का जो वर्णन करते हैं, यह हुआ यात्रा वृत्तांत। बात समझ में आई मिस्टर गुलाम? बताओ, अब भी बात समझ में आई कि नहीं कि यात्रा वृत्तांत क्या है? कुछ प्रतिक्रिया दो, रिएक्शन। नहीं दे रहे हो तो बुझ गए कि तुम समझ रहे हो। तो हम चल रहे थे कि लेखक कहाँ गए? तिब्बत की राजधानी लहासा गए और वहां उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, जो आगे वो वर्णन करेंगे। उन दुर्गम रास्तों में इन्हें क्या कठिनाई हुई, कठिनाइयों में भी आपने पहले ही सुना कि उनको भेष बदल के जाना पड़ा, क्योंकि भारतीय लोगों को जाना वर्जित था। फिर विशेष बातें अगले वर्ग में होगी। धन्यवाद।